नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 अहम खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजरें बनी रहेंगी। 5 तस्वीरें आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 20-50 के फॉर्मूले की, जिसको लेकर सरकार सख्त हो गई है। दूसरी खबर में हम बताएंगे आखिर क्यों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की नई टीम को लेकर पैंच फंसा हुआ है। तीसरी खबर में बात करेंगे प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की, और चौथी खबर में हम बताएंगे प्रदेश के मौसम का हाल। पांचवी और अंतिम खबर में हम बताएंगे इंदौर के एक पुलिसकर्मी अपनी कविताओं और गीतों के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन 5 खबरों को हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं और अगले 20 मिनट आप बने रहिए। इन 5 खबरों की अहम जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। तो कोरोना काल में आर्थिक संकट के बाद सरकार अब 20-50 के फॉर्मूले पर सख्त हो गई है। शिवराज सरकार 20-50 के फॉर्मूले पर अमल करने जा रही है। वो 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र पर पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस चेक करने जा रही है। सरकार सख्ती के मूड में है। जिन कर्मचारियों का परफॉर्मेंस ठीक है उन्हें रखा जाएगा। खराब परफॉर्मेंस करने वाले और मेडिकली अनफिट कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 20-50 के फॉर्मूले का आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस अब चेक किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं यानी सीआर नंबर 50 से कम है उन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है। इसी तरह जो कर्मचारी मेडिकली अनफिट हैं और एक बार इलाज के बाद भी अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो उनका साल के अंत में चेकअप कराया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के पास 20 साल की नौकरी के बाद खुद रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन रहेगा। अगर कर्मचारी खुद रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो 25 साल की नौकरी पूरी होते ही सरकार मेडिकल चेकअप कराकर कर्मचारी को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। सीआर का नंबर गणित भी विभाग ने बदला है। बदले हुए गणित के हिसाब से कर्मचारी के नौकरी ज्वाइन करने से लेकर 20 साल तक के उसके सीआर के अंक जोड़कर ही उसके कामकाज यानी परफॉर्मेंस का आकलन होगा। अगर 50 नंबर से कम आए तो कर्मचारी की नौकरी खतरे में होगी। सीआर में 50 या उससे ऊपर नंबर लाने वाले सभी कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे। अभी तक 3 साल के सीआर ही होती थी। ऐसा है, परफॉर्मेंस देखा जाता है। जो काम करने में सक्षम ही नहीं है या उन्होंने काम किया ही नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ यदि वो फार्मूला लागू होगा तो होना चाहिए। तो ये नोटिस ये आदेश सभी को दिया गया है स्वास्थ्य विभाग। पुराना आदेश है वो, पुराना आदेश। तो 20-50 का फॉर्मूला किस तरह से काम करेगा इस पर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, 20-50 का फॉर्मूला, पहले तो दर्शकों को यही पता चले कि आखिर ये किस तरह से होगा, क्या है? पारुल, 20-50 का फार्मूला मतलब साफ है कि 20 साल की नौकरी या 50 साल की उम्र, दोनों में से जो पहले होगा उसके आधार पर सरकार उनकी कर्मचारियों की सीआर चेक करेगी। सीआर चेक करने में यदि 50 नंबर से कम है तो उसको लेकर कार्यालय प्रमुख एक बाकायदा पत्र विभागीय प्रमुख को भेजेंगे और उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। दरअसल जो सीआर का दर्ज करने का तरीका है वो अब तक मध्य प्रदेश में 5 अलग अलग कैटेगरी में होता है, जिसमें क प्लस क, ख, ग और घ। आमतौर पर घ श्रेणी की सीआर किसी भी कर्मचारी को नहीं दी जाती है, क्योंकि घ श्रेणी की सीआर देने का मतलब साफ है कि संबंधित कार्यालय प्रमुख के द्वारा उस कर्मचारी को ये नोटिस दिया जाना कि इस वित्तीय वर्ष में आपका कार्य, आपका आचरण, आपकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। तो इसके आधार पर फिर कर्मचारी अपना जवाब प्रस्तुत करता है। और चूंकि ग और घ ये 2 श्रेणियां ऐसी होती है जिसमें ज्यादातर कर्मचारियों के कामों का आकलन किया जाता है। क प्लस बहुत कम कर्मचारियों को यदि ऐसे काम किए जाते हैं तो उसके आधार पर निश्चित तौर पर दिए जाते हैं। अब इस फार्मूले को लेकर जो संशय बना हुआ है वो इस बात को लेकर है कि जैसा कि सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का साफ तौर पर कहना है कि ये आदेश पुराना है, और इस आदेश की जब पड़ताल की तो ये आदेश साल 2003 से पहले जब दिग्विजय सरकार हुआ करती थी तो दिग्विजय सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था। और कालांतर में इसी आदेश को लेकर जो बाद में बीजेपी की सरकार 2003 से लेकर 2018 तक हुई, इसी आदेश के आधार पर कर्मचारियों को इस तरह के नोटिस देते हुए आए हैं।
अब कर्मचारी नेताओं का ये कहना है कि यदि इस 20-50 के फार्मूले को सरकार लागू करती है तो ऐसे में 2 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ सवाल कांग्रेस इस बात को लेकर उठा रही है। सज्जन सिंह वर्मा दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि मान लीजिए कि ये आदेश दिग्विजय सरकार के समय का भी है तो दूसरे मसले जैसे 2 लाख किसानों के कर्ज माफ करने की बात हो या कर्मचारियों के हितों से दूसरे मुद्दे जुड़े हुए हैं उनको लेकर सरकार फैसला क्यों नहीं ले रही है, केवल एक कर्मचारियों से जुड़े हुए आदेश को लेकर इस तरह के फैसले क्यों ले रही है। क्योंकि आपको याद होगा पारुल कि साल 2003 के पहले कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई। ऐसे में राजनीति के जानकार ये साफ तौर पर कहते हैं कि कोई भी सरकार कर्मचारियों के से जुड़े हुए इतने बड़े फैसले एकदम नहीं लेती है, क्योंकि ऐसे में कर्मचारी वर्ग की बड़ी नाराजगी सत्तारूढ़ दल को झेलना पड़ सकती है। और खास तौर पर जब आप राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ तो वैसे भी वोट बैंक कर्मचारियों का ज़्यादा है, उनके परिवार को मिलाकर काफ़ी बड़ा वोट बैंक होता है। चलिए, लेकिन इससे इतर ये भी आपसे जानने की कोशिश करूँगी आशीष कि अब आने वाले समय में अगर ये पॉलिसी लागू होती है, जैसे कि आपने बताया कई सारे लोग प्रभावित होंगे, लेकिन क्या अब जो CR बना रहे हैं या फिर जो उनका आचरण, उनके काम का तरीका सब आकलन कर रहे हैं, उनका दबदबा नहीं बढ़ जाएगा? क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा? देखिए, हर व्यक्ति, हर शासकीय कर्मचारी की CR लिखी जाती है और यदि किसी छोटे कर्मचारी की CR लिखी जाती है तो निश्चित तौर पर उस कार्यालय प्रमुख की CR भी कोई उच्च अधिकारी जरूर लिखता होगा। तो ऐसे में हर अधिकारी की CR लिखी जाना है। अब चूंकि कर्मचारी संगठनों का ये कहना है कि जो राजधानी भोपाल में तैनात कर्मचारी हैं उनके बनिस्बत जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों की काम करने की इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन चूंकि राजधानी भोपाल में कई कर्मचारी संगठन काम करते हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर इसे राजनीति से प्रेरित होकर इस CR को देखा जा सकेगा। और इसके साथ ही यदि मेडिकल कोई कर्मचारी यदि बीमार है और उसे बार बार चेकअप करवाना पड़ता है तो क्या मेडिकल के आधार पर आप किसी की नौकरी खत्म कर देंगे? ये कर्मचारी संगठनों का साफ तौर पर कहना है। यदि मेडिकली अनफिट है तो उसके लिए व्यवस्था दूसरी लागू करना चाहिए। चलिए, कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह से 20 और 50 का फॉर्मूला लेकर आया जा रहा है और कितना ये सक्सेसफुल होगा। कई सारे सवाल थे। बहरहाल शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। तो 20-50 का फॉर्मूला सरकार ने लागू करने के लिए सख्ती ज़रूर दिखाई है, लेकिन इस बीच सवाल कर्मचारी संगठनों की तरफ से भी उठ रहे हैं और इसे राजनीति से भी प्रेरित देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की बात। मध्य प्रदेश में एक तरफ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर सस्पेंस बरकरार है तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पर नई टीम के गठन का दबाव बढ़ रहा है। प्रदेश संगठन की नई टीम नहीं बनाए जाने से केंद्रीय नेतृत्व नाराज है। हाईकमान ने निर्देश दिया है कि प्रदेश संगठन को अगस्त में ही अनिवार्य रूप से प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक बुलानी है। इसका मतलब साफ है, अगर प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी तो पुरानी टीम के जरिए नहीं बुलाई जा सकेगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाने से पहले वी.डी. शर्मा को नई कार्यकारिणी की घोषणा करनी होगी। इधर सबसे बड़ा संकट ये है कि कई नाम और पदों पर सत्ता, संगठन और हाईकमान में सहमति भी नहीं हुई है, वो मामला अलग अटका पड़ा है। इधर अगर बात करें, प्रदेश भाजपा की मौजूदा टीम पिछले 4 साल से अधिक समय से काम कर रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने 2016 में जो कार्यकारिणी बनाई थी, अब तक वही चली आ रही है। लेकिन नई टीम बनाने के लिए अब भाजपा को कई गुटीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से भाजपा ने मध्य प्रदेश में भगवा सरकार तो बना ली, लेकिन अब गुटीय संतुलन, जातिगत और भौगोलिक संतुलन बना पाना भाजपा के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। विंध्य और महाकौशल को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से संगठन में नाराजगी बढ़ी है। पार्टी के लिए ये एक बड़ी समस्या है। वो इन चुनौतियों से कैसे निपटे, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए इन तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारा साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, टीम वी.डी. शर्मा अपने आप में ही एक ये बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि अब अलग अलग चॉइसेस हैं लोगों के पास, और सिंधिया जी की अलग चॉइस, उधर कैलाश विजयवर्गीय जी का भी अपने तरफ से अलग दबदबा दिखाने की कोशिश, और शिवराज जी तो हैं ही, उसी में ही अटकी हुई है फिलहाल टीम वी.डी. शर्मा। बीजेपी में अगर वी.डी. शर्मा को छोड़ भी दिया जाए तो उसके पहले से हम देखें कि नंदू भैया उसके पहले जब प्रभात के अध्यक्ष थे
उसका जिन परिस्थितियों में उनको हटाया, फिर उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर बने जब केंद्रीय मंत्री हैं, दोबारा से नंदू भैया बने, नंदू भैया के बाद राकेश सिंह बने और अब वी डी शर्मा। तो ज्यादातर टीम वही कैरी फॉरवर्ड होती गई, ज्यादातर कुछ ज्यादा बदलाव किए नहीं गए। और राकेश सिंह ने भी नंदू भैया की टीम से काम चलाया और वी डी शर्मा भी राकेश सिंह वाली टीम से काम चला रहे हैं। लेकिन अब ज्यादातर चेहरे ऐसे थे उनमें जो मंत्रिमंडल में स्थान पा चुके हैं, कुछ चेहरे चुनाव हार चुके हैं। तो दबाव यही है कि अब नए युवाओं चेहरों को मौका दिया जाए, क्योंकि पहले ही वी डी शर्मा को जब अध्यक्ष बनाया गया था तब बीजेपी ने संघ ने साफ संकेत कर दिया था वो पीढ़ी परिवर्तन के दौर से बीजेपी गुजर रही है, तो नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो इन ये नए चेहरे कौन हो, ये सबसे बड़ा संकट बीजेपी के सामने तो वी डी शर्मा के सामने फिलहाल है, क्योंकि वी डी शर्मा खुद 50 साल के हैं, ज्यादा उम्र के लोगों को वो रखने के मूड में नहीं है। और कहा जा रहा है कि केवल 30% पुराने चेहरे रिपीट किए जाएंगे इस कार्यकारिणी में और 70% नए चेहरे होंगे। तो नए चेहरों को लेकर दबाव है, क्योंकि अब जो स्थिति है वो पहले जैसी नहीं है। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जाते थे, संगठन में वही होता था, लेकिन अब संघ और संगठन जो चाहता है वो सरकार को करना मजबूरी हो गई। ऐसे में इस टीम का समन्वय बनाना, युवा चेहरों को तरजीह देना और जो लोग मंत्रिमंडल में स्थान पाने से लेकर खासतौर से गिनती के कुछ ऐसे चेहरे जो शिवराज सिंह चौहान के प्रिय पात्रों माने जाते थे, उनको शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि इस कार्यकारिणी में उनको स्थान मिले, महासचिव और उपाध्यक्ष उनको बनाया जाए। इसके साथ ही प्रवक्ताओं की टीम बदलने का दबाव है, मीडिया की टीम बदलने का दबाव है। जो पुराने उपाध्यक्ष हैं उनमें से कुछ चाहते हैं कि उनको महासचिव बना दिया जाए और जो कुछ महासचिव हैं वो चाहते हैं अपने पद पर वो बरकरार रहें। इसके साथ ही संघ अपने कुछ पसंदीदा चेहरों को टीम में शामिल कराना चाहता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चाहते हैं कि जिस प्रकार सत्ता में उनकी भागीदारी हुई है तो संगठन में भी उनके लोगों की भागीदारी पर्याप्त मात्रा में मिले। तो इन सब दबावों को बीच में देखते हुए टीम बीडी का गठन अटका हुआ और उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने इसका गठन पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने टीम वी डी शर्मा का गठन हो जाएगा। हालांकि चुनौतियां अभी भी, क्योंकि तमाम जगहों पर संतुलन बनाना है, चाहे वो भौगोलिक हो, जातिगत समीकरण हो। और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 1015 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमण के 866 केस सामने आए। वहीं 19 मरीजों की मौत हुई। मौतों के मामले में मध्य प्रदेश देश का 8वां राज्य बन गया है, जहां संक्रमण के कारण 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भोपाल और इंदौर में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू हैं। इंदौर में अब तक सबसे ज्यादा 333 लोगों की मौत हुई, जबकि भोपाल में 220 लोगों की मौत का मामला सामने आया। इंदौर, भोपाल के बाद उज्जैन में 75, सागर जिले में 37 लोगों की मौत हुई है। अकेले इंदौर और भोपाल में अब तक 553 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य के 6 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामले तो हैं, लेकिन वायरस के कारण एक भी मौत नहीं हुई। बालाघाट, पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, निवाड़ी और साथ ही डिंडौरी वो जिले हैं जहां एक भी मौत नहीं हुई। कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले इंदौर में हैं। यहां एक्टिव केसेस की संख्या भी प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जिले में संक्रमण के अब तक 8724 मामले आ चुके हैं। वहीं राजधानी भोपाल में संक्रमितों की संख्या 7770 है। यहां पिछले 24 घंटे में 117 नए मामले सामने आए, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ग्वालियर जहां 2975, जबलपुर जहां 1885, मुरैना में 1807 और उज्जैन में 1329 मामले हैं। जबकि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 39,891 हो गई। तो वहीं 29,674 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं और राज्य में अभी 9,202 एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रदेश का रिकवरी रेट 74.38% है। हर दिन 800 से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। 650 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और कोरोना को लेकर अपडेट देंगे रिजवान, संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। रिजवान, लगातार कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में इंदौर और भोपाल के आंकड़े सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कई ऐसी जगहें भी हैं जहां एक भी मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहां लगातार मौतों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। कोरोना को लेकर अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा पूरे प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी अब तेजी से बढ़ रहा है। बात कर राजधानी भोपाल की, सबसे ज्यादा भोपाल में 500 से ज्यादा जो मौतें हैं हो चुकी हैं अब तक कोरोना के चलते, और रोज नए 150 से ज्यादा मामले राजधानी भोपाल में सामने आ रहे हैं और तमाम
जब से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, जब से ही मामलों में जो है बढ़ोतरी आई है, लेकिन सरकार ने 10 दिन का लॉकडाउन भी लगाया था, उसके बाद भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। और हमीदी अस्पताल की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा हमीदी अस्पताल में जो क्रिटिकल केसेज अभी हैं और मौतों का आंकड़ा भी वहाँ सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। जी, शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, जानकारी दी रिजवान ने और बताया कि कोशिश ये है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन अनलॉक जैसे ही शुरू हुआ तब से ये आंकड़े ज़्यादा बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया। प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। जबलपुर, नरसिंहपुर, मंदसौर, नीमच समेत 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान भी कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं राजधानी भोपाल में भी सुबह से जारी हल्की बारिश का सिलसिला बरकरार है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अगस्त के आसपास भोपाल और उससे जुड़े इलाकों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। और चलिए मानसून को लेकर हमें जानकारी देंगे वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता। वैभव, लगातार जो हम देख रहे हैं, काफी समय तो उम्मीद ही नहीं की जा रही थी कि अब भी बारिश होगी, लेकिन अब बरसे तो देखिए ऐसे बरस रहे हैं। क्या कुछ अपडेट्स मौसम के बारे में आपके पास? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो जो मौसम होते थे आमतौर पर हम देखते थे कि जुलाई और अगस्त के महीने में अच्छी बारिश होती थी, लेकिन इस बार जुलाई के महीने में पूरा सूखा पड़ा रहा और अगस्त के पहले हफ्ते में भी छुटपुट बारिश हुई। अच्छी बारिश हम इसको नहीं कह सकते। इससे किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई थी। लेकिन जो सुबह से राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 18 जिले जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश में आते हैं, वहां पर अच्छी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बना था, वो उड़ीसा से आगे सरकते हुए छत्तीसगढ़ कर नजदीक पहुंचा था। उसका ही जो असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला कि 18 जिलों में बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में भी मध्य प्रदेश में, पूरे ही मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। हालांकि ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए, उससे सटे हुए जिलों की बात की जाए, तो वहां पर बिल्कुल कम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के 18 जिलों में अच्छी बारिश होगी, जिसने किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी, क्योंकि किसान परेशान थे। किसान अपनी फसलों में एक तरह से रुपाई कर चुके हैं और आगे की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए पानी की बेहद आवश्यकता होती है, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, तो किसान परेशान थे। और सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें थी, क्योंकि कोरोना के चलते वैसे ही मध्य प्रदेश में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अगर बारिश नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो किसान है उसकी मार भी सरकार को झेलनी पड़ती, तो आर्थिक संकट बहुत ज्यादा गहरा जाता। तो एक अच्छी बारिश है, अच्छी उम्मीद के साथ आई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी जो संभावना जताई है कि 18 जिलों में और अच्छी बारिश होगी आने वाले 2 से 3 दिनों में। तो कह सकते हैं कि अच्छी खबर है किसानों के लिए, प्रदेश की आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता को भी गर्मी से और उमस से राहत मिली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव। तो अब बारिश का दौर आप देखेंगे क्योंकि मौसम विभाग ने साफ बताया कि किस तरह के सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। हालांकि जुलाई सूखा गया, लेकिन अगस्त में झमाझम बारिश मध्य प्रदेश देख रहा है। अभी तक आपने पुलिस को डंडों के साथ या फिर कड़क आवाज के साथ ही देखा होगा, लेकिन इंदौर में एक ऐसे पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो अपनी अलग शैली के लिए जाने जाते हैं और समय समय पर कविता और गीतों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इन्होंने इंदौर को लेकर एक गीत बनाया है जो जमकर सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी को इंदौर इतना भाया कि उनका इंदौर प्रेम पहले कागज पर कलम के जरिए उतरा और में भी पिरोया।
प्यारा है दुलारा है ये इंदौर हमारा है, राजवाड़ा दिल्ली इसका, लाल बाग भाली इसका, राजवाड़ा दिल्ली इसका, लाल बाग भाली इसका, रेसिडेंसी शान है, काच मंदिर अलीशान है, रेसिडेंसी शान है, काच मंदिर अलीशान है, गांधी हॉल सवारा है, ये इंदौर हमारा है, प्यारा है दुलारा है ये इंदौर हमारा है, प्यारा है दुलारा है ये इंदौर हमारा है। नेहरू पार्क निराला है, मेघदूत गार्डन आला है, नेहरू पार्क निराला है, मेघदूत गार्डन आला है, गुलावट में खिले कमल, गुलावट में खिले कमल, यशवंत सागर है निर्मल, गुलावट में खिले कमल, यशवंत सागर है निर्मल, रीजनल पार्क सितारा है, ये इंदौर हमारा है, प्यारा है दुलारा है, ये इंदौर हमारा है। सराफे का स्वाद चखो, 56 की सौगात देखो, सराफे का स्वाद चखो, 56 की सौगात देखो, पोहे का खुमार है, सेव की बहार है, पोहे का खुमार है, सेव की बहार है, दूध जलेबी सहारा है, ये इंदौर हमारा है, दूध जलेबी सहारा है, ये इंदौर हमारा है। सबके बाबा खजराना, बड़े गणपति चले आना, सबके बाबा खजराना, बड़े गणपति चले आना, महालक्ष्मी की माया है, बिजासनी को ध्याया है, महालक्ष्मी की माया है, बिजासनी को ध्याया है, बल्हारी सबका सहारा है, ये इंदौर हमारा है, प्यारा है दुलारा है, ये इंदौर हमारा है। भावना थी आपकी? जी, मैं गीत गज़ल कविताएं तो काफ़ी समय से लिख रहा हूँ। मेरी कविताएं अखबारों में भी प्रकाशित होती है। तो एक दिन मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि क्यों ना अपने इतने प्यारे शहर इंदौर के लिए कुछ लिखा जाए, कुछ ऐसा लिखूँ जो जनसाधारण की ज़ुबान पर चढ़े और सुरीला हो, और उसमें इंदौर के जितने डेस्टिनेशन हैं हमारे, वो सारे उसमें शामिल हो, हमारी इंदौर की खासियत, हमारा थोड़ा चटोरापन भी उसमें आए, मिठास आए हमारे मालवी की। तो मेरे जहन में एक ख्याल आया था, उस पर फिर मैंने ये गीत लिखा। आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी और अपराधियों के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन इंदौर पीटीसी में निरीक्षक धैर्यशील येवले अपनी अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। वहीं पीटीसी में ऐसे कई और पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जिनमें अपार क्रिएटिविटी मौजूद है, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण वो उसे जाहिर नहीं कर पाते। अनादि टीवी के लिए इंदौर से संजय बहरानी की रिपोर्ट। तो भाई, किसने कहा कि पुलिस सिर्फ खूंखार लोगों को ही पकड़ती है? देखिए, इन पुलिस वाले जिनकी कड़क आवाज़ होती है, जिनके डर से अच्छे खासे कांपते हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक कहीं शायर है, कहीं गीतकार है, कहीं गज़लकार है। कुछ ऐसा ही इन साहब ने भी हमें सुनाया। बहरहाल, लेकिन इंदौर के बारे में बड़ा अच्छा लिख डाला। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।